टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। इसकी मैंने एक समरी वीडियो डाली है जो कि आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारी टर्म्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने पिछली क्लास में मैटर के और उसके नेचर के बारे में पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसमें कुछ मास हो और जो स्पेस को घेरे उसे मैटर कहा जाता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि वाटर होता है जो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड स्टेट है। देन उसे जब हम फ्रीज कर देते हैं फ्रीजर में तो वो आइस बन जाती है, तो वो सॉलिड फॉर्म हो जाती है। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो क्या बन जाती है? गैशियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में ऊपर हो जाती है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है गैशियस फॉर्म। तो ये 3 स्टेट बता दी है मैंने आपको मैटर की। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब मैटर क्या होता है? वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। जैसे पिछला चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है? वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट होती है और बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। और सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एटम है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर, लेकिन वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। तो एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे सेल से मिलकर आपके टिश्यू बनते थे, वैसे ही एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैज द सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं। एटम्स आपके क्या होते हैं? एटम होते हैं आपकी टाइनिएस्ट यूनिट ऑफ मैटर। टाइनिएस्ट यूनिट मतलब बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये डिवाइड भी नहीं हो सकती है, डिविजिबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है? एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और एटम एंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन को आप लर्न कर सकते हैं एन से, जो कि आपका होता है न्यूट्रल, की मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन आप लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी स्टार्ट होता है प्रोटॉन से एंड पी स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाती हूं आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझिए, इसका रट्टा मत मारिए, आप आसानी से समझिए। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो ऑर्बिट में घूमते हैं इसके एटम के। और जो बीच में है, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर का, इसमें जो आपके येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है आपके न्यूट्रॉन, जिनमें कोई चार्ज नहीं है। एंड जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है आपके प्रोटॉन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो ऑर्बिट में किस लिए घूमते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। आपको ये पता है ना कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, इसीलिए वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो आपको समझ आ गया कि एटम क्या होता है? टाइनिएस्ट यूनिट होती है, सब चीजें एटम से मिलकर ही बनी होती हैं स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आ गया एटम होता है। अब देखते हैं हम मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल आपका क्या होता है स्टूडेंट? कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर सिक्योरली बाउंड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, और केमिकल बॉन्ड के थ्रू जब मिल जाते हैं वो एटम्स, तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। अब मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 टाइप से बन सकते हैं, जैसे कि आपके ये दिखा रखा है मैंने। अगर सेम एटम्स मिलकर बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है एलिमेंट बन गए। जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम जब मिलेंगे तो वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट बन गया है वो मॉलिक्यूल ही, लेकिन वो एलिमेंट है। अगर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके मिलते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलाएंगे तो वाटर बनता है आपका, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में यही डिफरेंस है, सेम एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो आपके कंपाउंड बनाते हैं। आप ये जो है आपके सिंगल सिंगल आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो टाइनिएस्ट यूनिट होती है आपकी, वो होते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? आपको ना तो विजिबल होते हैं नेकेड आई से, यही एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है कि एटम जो होते हैं वो टाइनिएस्ट यूनिट है और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते आपके नेकेड आई से, और एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल आपके डिवाइड हो सकते हैं। मॉलिक्यूल आपके कौन से होते हैं? जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल का ही पार्ट है वो, जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि ये हैं आपके, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया है, तो वो एक कहलाएगा एलिमेंट, जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे। कंपाउंड आपके क्या होते हैं? जब आपके डिफरेंट एटम एक साथ मिलते हैं, जैसे कि आपके देख पा रहे हैं कलरफुल जो बन गया है, जब कंपाउंड वो आपके डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। जैसे कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपका कहलाएगा वाटर। जैसे कि आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपका कहलाएगा, जैसे कि उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, जैसे आपका ग्लूकोज बनता है, तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड। तो ये आपको समझ आ गया है। जब आपका सेम एटम्स मिलते हैं वो एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जैसे इस पिक्चर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है आपके जिसमें कि सेम एटम्स मिले हैं, तो ये आपके एलिमेंट कहलाए जाएंगे, और ये आपके कंपाउंड कहलाए जाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स एक साथ मिले हैं। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और आपके प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं। प्योर सब्सटेंसेस मतलब जो कि सेम एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट एंड कंपाउंड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एलिमेंट वो होते हैं जिसके अंदर की सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है,
H और H एटम मिलकर यहाँ पर बना है तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। जब यहाँ पर डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन तो हो रहा है एटम्स का, यहाँ पर मिक्सचर हो रहे हैं, मतलब ये दोनों है मॉलिक्यूल के ही पार्ट, लेकिन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें सेम एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे कि वाटर है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर बनाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ atoms of same kind. For example, iron is an element which is made up of iron atoms. A compound is a pure substance which is made up of molecules of the same kind. A molecule of a compound exists of atoms of two or more different elements that have combined in a fixed ratio, जो एक fixed ratio में combined होते हैं। है water का, water is a compound made up of water molecules. अब water molecules क्या होते हैं? H2O, जैसे ये H2O है, H2O है, ये सारे combined होकर क्या बना रहे हैं? water बना रहे हैं। तो ये water के molecules हैं। तो अब इन molecules में एक fixed ratio आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कि दो जो एटम है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। वन एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो यहां पर यही बात हो रही है कि एक फिक्स रेशो में जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव अ मिक्सचर। अभी तक हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े हैं, एक टर्म और होती है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होती है? मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, लेकिन किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई इसमें फिक्स प्रोपोर्शन नहीं यूज होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था, केमिकली वो क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, लेकिन मिक्सचर्स में वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे नॉट अ प्योर सब्सटेंस बोला गया है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो अब इस पूरे पेज से आपको क्या समझ आया? मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? सेम एटम्स होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसे प्योर सब्सटेंस बोला गया है। प्योर सब्सटेंस आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक एलिमेंट होता है जो कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, उसे एलिमेंट कहा जाता है, और जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल यहां पर एटम से मिलकर बने हैं, चाहे वो सेम काइंड के हैं चाहे वो डिफरेंट काइंड के हैं। एंड देन आता है मिक्सचर। मिक्सचर में कोई ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होते हैं और ये केमिकली कंबाइंड भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए इन्हें नॉट अ प्योर सब्सटेंस बोला गया, मतलब ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब एक्टिविटी 1 आ गई है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? एयर है, जैसे हमें पता है एटमॉस्फेयर में काफी सारी एयर्स हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाई जाएगी? आपकी मिक्सचर्स कहलाई जाएगी। आयरन क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है? वो आपका प्योर सब्सटेंस है। सॉइल क्या है? वो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मिलकर वो बनती है, तो उसे मिक्सचर कहा जाएगा। लेमनेड क्या है? इसमें भी आपको नहीं पता कि फिक्स प्रोपोर्शन हो रहा है कि नहीं, लेमन कितना डाल रहे हैं, शुगर कितनी डाल रहे हैं, सोल्ट कितना डाल रहे हैं, किसी को कैसा पसंद होता है, तो इसलिए लेमनेड क्या कहा जाएगा? मिक्सचर कहा जाएगा। गोल्ड क्या है? वो एक प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर ही वो बने हैं। तो ये इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। देन आगे है केमिकल सिंबल्स। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए उसको सिंबल्स देते हैं। अब यहां पर यही चीज बताई गई है, केमिकल सिंबल्स। केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अर्लियर केमिस्ट, ऑल केमिस्ट यूज्ड पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले केमिस्ट जो होते थे वो पिक्टोरियल सिंबल यूज करते थे डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और अब जो है वो पिक्टोरियल नहीं है, अब इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं उन्हीं से उनको डिनोट किया जाता है। द प्रेजेंट डे केमिकल सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट, ये आपको याद करने हैं, अच्छे से समझ के याद करने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन। सोडियम जो है इसका दूसरा नेम जो वो नेट्रियम होता है, इसीलिए इसे Na के नाम से सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि S जो होता है वो सल्फर का भी होता है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सोडियम को उसका दूसरा नेम जो होता है नेट्रियम, उसके नेम से यहां पर सिंबलाइज किया गया है। मैग्नीशियम Mg हो गया है, एल्यूमिनियम Al हो गया है, कैल्शियम Ca हो गया है, पोटेशियम K हो गया है। पोटेशियम को K नाम से इसलिए किया गया है क्योंकि केलियम होता है इसका नेम, तो इसलिए इसे के से डिनोट किया गया है। यहाँ पे आयरन का जो सेकंड नेम होता है वो फेरिक होता है, तो इसलिए उसे Fe से डिनोट किया गया है। यहाँ पर कॉपर को Cu, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br एंड आयोडीन I। तो ये सब इनके क्या है? सिंबल्स हैं। तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इनके सिंबल्स यूज होंगे, तो इसलिए ये सिंबल आपको पता होने चाहिए कि इनके जो है एलिमेंट का नेम क्या है। देन उसके बाद आ गया है केमिकल फॉर्मूला। अब ये सिंबल्स हमने देख लिए हैं, अब एक चीज होती है केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि कंपोजिशन कैसे हो रही है उस सब्सटेंस की, किन किन चीजों को, कौन कौन से एटम को मिलकर हो रही है और कितने नंबर ऑफ एटम मिले हैं। जैसे कि हमने अभी वाटर का एग्जांपल लिया था, तो उसमें 2 तो हाइड्रोजन थे एंड 1 ऑक्सीजन था, तो उसको मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था। तो उसी तरह से केमिकल फॉर्मूले अब हम सीखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इंडिकेट्स द नंबर, टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कि कितने टाइप के एटम और
कितने नंबर ऑफ एटम उसमें मिले हुए हैं, तो ये सब चीजें हमें केमिकल फॉर्मूला से पता लगती हैं सब्सटेंस के। फॉर एग्जाम्पल, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O. दिस मीन्स दैट अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम ऑक्सीजन का है। सिमिलरली द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है कि 1 एटम इसमें कार्बन का है एंड 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो इसे कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं? टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। अब देखिए सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट है, उसे सबस्क्रिप्ट। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे H2O ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग है। ये सबस्क्रिप्ट इसको ऐसे लिखा जाता है और राइट साइड में ही लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में इसे हम नहीं लिखते हैं। तो यहां पर यही चीज बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? HNO3, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। 1 इज नॉट रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। यहां पर 1 जो है वो सबस्क्रिप्ट के तौर पर नहीं लिखा जाएगा। ये चीज और देखिए, जब आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहां पर और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो आप इसे H2O ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसमें हमने ऐसे तो नहीं लिखा ना, यहाँ पे 1 मेंशन तो नहीं किया ना, क्योंकि जब 1 होता है उसे आप मेंशन नहीं करेंगे सबस्क्रिप्ट में। यही चीज बताई हुई है यहाँ पर। यहाँ इससे हमें क्या समझ आया है कि हमें 1 को सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। अगर हाइड्रोजन का 1 एटम है तो उसका 1 हमें मेंशन नहीं करना है, वहां सिर्फ H लिखना है हमें। अगर 1 से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उसे हमें मेंशन करना है, जैसे कि हमने H2O वाटर में किया है, HNO3 यहां पर किया है, ग्लूकोज में किया है C6H12O6। तो इस तरह से हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है और हमेशा जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो राइट साइड में लिखे जाते हैं सबस्क्रिप्ट में। Many substances are made up of positively and negatively charged particle called ions. बहुत सारे substances ऐसे होते हैं जिनमें positively या negatively charged particles होते हैं, जिसे कि हम ion कहते हैं। Let us learn to write the chemical formula of substances. For this, we need to know the symbols and charges of the different ion present in a given substance. अब ion के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। Ion होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें कहा जाता है आपके आयन। आयन जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एटम्स अभी तक हमने पढ़े थे, एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से इक्वल होता है। जो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके एटम में। लेकिन आयन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन को आप लर्न कर सकते हैं एन से, जो कि आपका होता है न्यूट्रल, की मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन आप लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी स्टार्ट होता है प्रोटॉन से एंड पी स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं इज एन एटम और मॉलिक्यूल विद अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो उसे कहा जाता है आपका आयन। न्यूट्रल एटम कौन से होते हैं, जिसपे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, जैसे कि लिथियम का ये दिखा रखा है, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। एनायंस क्या होते हैं, जो कि नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, जो कि आपका ये दिखा रखा है। जब इस पे माइनस का साइन होगा तो इसमें क्या इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक बढ़ जाएगा प्रोटॉन से। तो इसमें क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, प्रोटॉन 3 हो गया। कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, वो कैटायंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिथियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है तो आपका इलेक्ट्रॉन एक घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन एज इट इज जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका प्रोटॉन लिखा जाएगा। तो होप सो आयंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया है। सोडियम में जो ऊपर लिखा होगा, किसी भी पीरियोडिक टेबल में से आप कुछ भी उठा के ले सकते हैं, उसमें जो ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका मास नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन। जितने नंबर जो आपका एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी आपका वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन आपका क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है, जब तक कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं आयंस में क्या होता है। अब ये एक आयन बन गया है, सोडियम आयन बन गया है ये। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो प्रोटॉन तो क्या रहेगा, वो तो आपका वही रहेगा सेम, एटॉमिक नंबर जो है, जैसे मैंने पहले बताया। इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो जाता है जब किसी कंपाउंड के ऊपर आपका जो है चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है जब किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। अब इसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा, 11 - 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो आपका इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता।
का। देखिए प्रोटॉन तो वही नंबर रहेगा जो कि आपका क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा जब आपके ऊपर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल एटम्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब एक हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज का, अब एक हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज का। अब हमने फ्लोरीन आयन ले लिया है एक, तो इसमें क्या है 9 जो है इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, एंड आपका 19 क्या है, ये है इसका मास नंबर। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो आपका 9 ही रहेगा, वो तो एटॉमिक नंबर से सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें, 9 की बजाय 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही एक -1 चार्ज है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 10। जैसे हम आयन के बारे में पढ़ चुके हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर नेम ऑफ आयन दिया हुआ है और यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। अब सोडियम आयन है, यहाँ पे Na+ है, तो प्लस मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि P से आप याद कर सकते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से सेम होता है। तो इसका कैसे लिखा जाएगा, इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूं। जैसे Na+ है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगा। किस लिए इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से देखना स्टूडेंट, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना है। जैसे Na पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसमें क्या किया है हमने, इलेक्ट्रॉन का एक नंबर घटा दिया, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन से एक नंबर कम हो गया है। तो यही चीज है हमारी, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। जब प्लस चार्ज आएगा तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, जब माइनस चार्ज आएगा तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहाँ पर 1+ कर देते इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज ही रहेगा। तो अब ये चीज आप समझ आ गई। यहाँ पे Na+ है तो दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन में से 1- हो जाएगा। 2+ है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मींस कि वहां पर 2- हो जाएगा। प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं स्टूडेंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक नेगेटिव का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोराइड आ गया है Cl-, तो Cl- में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 17 होता है और इसका मास नंबर क्या होता है 35 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 17, प्रोटॉन कितना हो गया 17, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है। और न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे, जो आपका मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन है यहाँ पर 18। लेकिन Cl-, यहां पर देखिए आप Cl- दे रखा है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो दैट मींस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने बन गए यहाँ पर 18 बन गए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, आयन के पास, और अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मींस उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन ज्यादा हम इसका नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम कर देंगे, तो हमारे प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्साइड में 2- दिखा रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में आपके 2+ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं मैंने कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। In the name of a chemical substances made up of positive and negative ion, generally the name of a positive ion is mentioned first, followed by the name of the negative ion. और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो हमेशा पहले रखा जाता है, नेगेटिव हमेशा बाद में रखा जाता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आपका सोल्ट होता है Na+ Cl-, तो NaCl ऐसे लिखा जाता है, ये Cl-Na इसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हमेशा पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला रखा जाता है। The name of positive ion is mentioned first, followed by the name of negative ion. For example, the chemical name of common salt is sodium chloride. Sodium chloride होता है वो। Here the name of positive ion मतलब sodium is mentioned first, and the name of negative ion that is chloride is mentioned afterward. In chemical substance में भी ऐसे ही होगा, जब chemical substance का हम नेम लेंगे, और chemical formula में भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम। In the chemical formula also the symbol for the positive ion is written first, followed by the symbol for the negative ion. Hence the chemical formula of sodium chloride is written as NaCl, not Cl-Na। ये गलत हो जाएगा, NaCl ही करेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव को हमेशा पहले रखा जाता है, नेगेटिव को उसके बाद। We summarize below the procedure followed for writing the chemical formula of a substance. अब chemical formula लिखने के लिए कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है symbols of positive and negative ions are written and their charge is written on the top right corner of the symbol. अभी तक जैसे हमने देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स हम कब लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट करके लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर जो आयंस होंगे मतलब पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है वो टॉप पे लिखा जाएगा। जैसे कि H2O में ये नंबर ऑफ एटम है, तो ये हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया, राइट साइड में सबस्क्रिप्ट है। आयंस जो है वो आएंगे राइट साइड में ही आपके, लेकिन वो कहां आ रहे हैं, वो अपर साइड में आ रहे हैं, लिखे वो राइट साइड में ही जाएंगे। जैसे यहां पर पॉजिटिव है तो ये ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर, और Cl है नेगेटिव तो वो भी टॉप राइट कॉर्नर में ही मेंशन होगा। तो ये आपको समझ आ गया। केमिकल फॉर्मूला में ये बता रहे हैं कि कॉमन फैक्टर इफ एनी इज रिमूव फ्रॉम द नंबर्स इन द चार्जेस ऑफ द टू आयंस। अब दो आयन है जैसे Na+ एंड Cl-, तो NaCl लिखा जाएगा, इसे Na+ Cl- नहीं लिखा जाएगा, वो क्रॉस हो जाएंगे, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, चार्जेस को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा।
Charges of two ions are crisscrossed. These crisscross numbers are now written at the bottom right of the symbol of the two ions. This gives us the chemical formula of the substance. अब यहां पर ये क्या बताया जा रहा है, जो चार्जेस होते हैं आयंस के, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा, जैसे यहां पर चार्जेस दिए गए हैं, सोडियम को यहाँ +1 दिया गया है एंड ऑक्सीजन को यहाँ 2 नेगेटिव दिया गया है। तो ये जो चार्जेस हैं ये कह रहे हैं क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, ये मतलब कि Na2 एंड O पे तो 1 आ गया है एंड Na पे 2 आ गया है, तो इस तरह से क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। तो इसका केमिकल फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है वो लॉजिक समझिए। क्रिस क्रॉस आपको समझ आ गया, ठीक है, ये इजी वे है, लेकिन जो हायर क्लासेस में आपके आएगा आप उसे देखिए अच्छे से कैसे समझते हैं इसे। आप ये देखिए किसी के पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में यहां पर क्या बताया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर एक ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का ले लीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो आपके पास यहां पर 1 है, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज 2 है, तो इसमें फिट तो एक ही हो पाएगा, तो दूसरा जो है वो खाली रह जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस तरह के 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कि वो दोनों फिट हो पाए। तो दैट मीन्स कि ये एक, तो ये कितना बन गया, ये जो हमारा एटम है इसके 2 नंबर आएंगे और इस एटम का 1 नंबर आएगा, तो आपका केमिकल फॉर्मूला ये फिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फिर इसमें फिट हो जाएंगे। अब समझ आ गया आपको। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि Na इसमें 2 आएंगे एंड ऑक्सीजन का 1 एटम आएगा, मतलब सोडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आएगा, तब सोडियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, क्योंकि उस पे आयंस इस हिसाब से हैं। नेक्स्ट आप एक और से समझते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम जो है उस पे ऊपर जो है 3 पॉजिटिव आयन है, यहां पर सल्फेट जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव आयन है। तो इसको क्रिस क्रॉस करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया। ये सिंपल मेथड है, लेकिन लॉजिक से इसको समझना है। अब एल्यूमिनियम है तो इसके पास कितने आपके पॉजिटिव चार्ज आयन है, 3 पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो यहां पर हमने 3 बॉक्स ये बना लिए। दूसरा जो हमारा सल्फेट है उसके पास आपके क्या है, सल्फेट के पास 2 ही आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब 2 तो इसमें फिट हो जाएंगे, लेकिन एक तो ब्लैंक बच गया। तो यहां पर कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 2। इन दोनों को बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यहां पर 6 बॉक्स बन जाएंगे, यहां पर जो है यहां पर भी 6 बॉक्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब इस एटम के हमें 2 क्वांटिटी और इस एटम की हमें 3 क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी, तब जाकर ये दोनों बैलेंस होंगे। तो इसीलिए जो एल्यूमिनियम है आपका वो 2 आएगा एंड सल्फेट जो है SO4 मतलब ये 3 आएंगे। तो आपका ये फॉर्मूला इस तरह से बना है स्टूडेंट। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे हमने NaCl में किया था, यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज था एंड 1 नेगेटिव चार्ज था, तो उसे जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो यहां पर NaCl लिखा जाएगा। यहां पर भी इसी तरह से है कि कैल्शियम जो है, मान लीजिए कैल्शियम के पास यहां पर 2 हैं आपके पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनेट जो है उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, सॉरी यहां पर ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये इसमें फिट होने के बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो इसमें मर्ज हो गए। यहां पर भी जो है आपके आयंस जो हैं वो यहां पर मर्ज हो गए हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स लिखा है कि इसमें एल्यूमिनियम जो है उसके एटम्स 2 यूज हुए हैं एंड सल्फेट जो है उसके एटम 3 हैं यहां पर। तो ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह से बन गया है। तो इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूलास बना सकते हैं स्टूडेंट, और जब खुद करेंगे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। देन आगे है केमिकल चेंजेस। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। सब्सटेंसेस जो हैं उनमें बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। वी हैव आल्सो लर्नड दैट दीज चेंजेस में बी स्लो और फास्ट। ये चेंज स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है स्टूडेंट कि वो जो है रिवर्स नहीं हो सकते हैं, मतलब दोबारा से जो जैसे थे वो सब्सटेंस वैसे नहीं बन सकते हैं। रिवर्सिबल होते हैं जो दोबारा से वैसे बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आइस है, आइस अगर आपने बाहर मेल्ट कर ली है किसी भी बर्तन के अंदर, तो उसे दोबारा से जब फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा से आइस बन जाएगी। तो दैट मीन्स वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या होते हैं, जैसे किसी में केमिकल चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप दूध से पनीर निकाल रहे हैं, तो दूध से को जब कडल कर देंगे आप, जो पनीर बन जाएगा, तो पनीर से दोबारा आप उसको दूध नहीं बना सकते। तो दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, जो इरिवर्सिबल होते हैं।
देन है आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको इसमें बताना है ये फिजिकल है या केमिकल है, स्लो, फास्ट और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। जैसे मेल्टिंग है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है किस तरह का चेंज यहाँ पर हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक फिजिकल चेंज है, ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल जो है वो भी एक फिजिकल चेंज है, ये भी फास्ट प्रोसेस है आपका, और ये इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल दोनों है। वो कैसे होता है स्टूडेंट, अगर आप कैंडल को बर्न करते हैं और सिर्फ वैक्स तक ही वो जलती है तो वो दोबारा से कैंडल बन सकती है, तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर जो है वो पूरी जल जाती है और फिर उसके बाद भी दोबारा वो हीटअप होती रहती है तो उसका वैक्स जो है वो भी धीरे धीरे वेपराइज फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट, तो वो इरिवर्सिबल है, उससे दोबारा कैंडल नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों है। कटलिंग ऑफ मिल्क क्या है, ये केमिकल चेंज है, ये एक स्लो प्रोसेस है। आपने देखा भी होगा जब घर पे हम पनीर निकालते हैं तो उसको कडल होने में टाइम लगता है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल है। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास जो है वो एक फिजिकल चेंज है, ये एक फास्ट प्रोसेस है, और जो है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस में अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। हमें ये पता है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, मतलब स्टेट चेंज हो सकती है, मतलब लिक्विड से सॉलिड गैस बन सकता है, वो शेप चेंज हो सकती है, उसकी साइज चेंज हो सकता है, कलर उसका चेंज हो सकता है, लेकिन वो कोई और सब्सटेंस नहीं बना सकता। दैट मींस उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज में क्या होता है, अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। इसमें केमिकल चेंज हो जाता है, वो सब्सटेंस एक अनदर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। व्हेन सुटेबल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स दे कैन अंडरगो केमिकल इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। और अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में चीजें मिक्स करी जाए, सुटेबल सब्सटेंस मिक्स करे जाए, तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, जो कि केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, हमने ये पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि आयरन जब है आपके कॉन्टेक्ट में आती है मॉइस्चर और एयर की, तो उसमें क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ मॉइस्ट एयर। और कॉपर सब्सटेंस जो आपके तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आए तो उस पे ग्रीन सब्सटेंस की लेयर बन जाती है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्ट इट इनटू ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश मतलब जो राख होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंजेस कॉजेज वन सब्सटेंस टू चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह के चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। Substances which undergo a chemical change in a reaction called reactant। जो सब्सटेंस चेंज होता है उसे रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन, वी हैव लर्नड अबाउट दैट केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अप्रोप्रिएट सिंबल्स। हमने सिंबल्स पढ़ लिए हैं ऊपर। अ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी सब्सटेंस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अप्रोप्रिएट सिंबल से या फॉर्मूले से। The representation of a chemical reaction using symbols and formula of a substance involved in a reaction is called as a chemical equation। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो होता है केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें सिंबल्स यूज किए जाते हैं और फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के, तो उस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। व्हेन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन वी पुट द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट आता है वो राइट साइड पे आता है। एन एरो इज पुट बिटवीन देम एज शोन बिलो। तो यहाँ पर एरो लगता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जैसे हमने अभी तक देखा था, इसमें क्या है, एरो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एरो लगता है, तो इसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन ब्रैकेट अलोंग विद देयर सिंबल्स। अब हमें पता है कार्बन का सिंबल C होता है और ये एक ही एटम है, इसलिए यहाँ पर 1 मेंशन नहीं किया है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, इसलिए O2 लिखा गया है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो ये क्या बना रहे हैं मिलके, इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि एटम का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये कह रहे हैं ब्रैकेट में आप इनका फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, जैसे ये सॉलिड है, गैस है, एंड L जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है। The letter S is used to denote solid state, L is for liquid and G for gas, and AQ for an aqueous solution, solution of a substance in water। aqueous solution क्या होता है, जब आपके सब्सटेंस के अंदर वाटर डाल दिया जाता है तो वो एक तरह का सॉल्यूशन बन जाता है, उसे aqueous solution कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ केमिकल इक्वेशन एज फॉलो। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि मतलब आपके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, ये होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब। अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब दोनों साइड पे इक्वेशन की, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं आपके और चाहे प्रोडक्ट है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम जो होने चाहिए एलिमेंट्स के वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। इन ऑर्डर टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट चेंज। केमिकल फॉर्मूला सब्सटेंस का आपको चेंज नहीं करना है कभी। आप यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो आप यहां पर H2O2 बना दे, ऐसा नहीं करना है। केमिकल फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना है।
A suitable coefficient, that means number, is written before the formula of that substance. For example, reaction between hydrogen and oxygen gas gives us water. This is written as a chemical equation as follow. तो ये इस तरह से लिखी जाती है इक्वेशन, लेकिन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है, वो यहां पर भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहां पर दो एटम है और यहां पर एक एटम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप फॉर्मूले से पहले नंबर ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्मूला बना रहे हैं वाटर का, तो यहाँ पर हम इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर H2O2 नहीं लिख सकते। उससे क्या है, केमिकल फॉर्मूला वाटर का चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहे हैं यहां पर आप नंबर जो है पहले पुट कर सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट यहां पर पुट कर सकते हैं, यहां पर 2 लिख सकते हैं आप। तो क्या हुआ, ये दो मॉलिक्यूल बन गए वाटर के, तो इसमें केमिकल फॉर्मूला इसका चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो एटम थे और आगे दो और लग गए, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम बन गए, 4 एटम बन गए, और ऑक्सीजन के कितने बन गए, 2 बन गए। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन तो यहां पर बैलेंस हो गया है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर भी आप 2 प्रीफिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो इसे कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यही यहां पर बताया हुआ है स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर यहां पर वाटर बना रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम दिख रहा है सिर्फ। तो हेयर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नॉट सेम ऑन बोथ दी साइड, यहां पर दोनों साइड पर सेम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए से द कोफिशिएंट 2 इज रिटन विद द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो हम वाटर के आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहां पर 2 लगाने के बाद अब क्या देख रहे हैं, अभी भी ये बैलेंस नहीं है। क्यों, यहां पर तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए हैं, लेकिन यहां पर जो है 2 ही हैं। वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें हाइड्रोजन एटम के नंबर को भी बैलेंस करना है। फॉर दिस द कोफिशिएंट 2 इज रिटन विद द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। वी नाउ गेट 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। अब आप काउंट करके देखेंगे तो अब ये इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ अब नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है और केमिकल फॉर्मूला भी आपका चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें यही बताया गया था कि केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट चेंज, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुटेबल कोफिशिएंट दैट इज नंबर इज रिटन बिफोर द फॉर्मूला। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। दिस इज नाउ द रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन अपनी बैलेंस करनी है। गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशंस, लाइक जैसे यहां पर इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है। यहाँ पे सोडियम का जो है वो एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है और वो मिलके NaCl बना रहे हैं। तो आगे 2 लगा दिया है, तो अब यहाँ पर सोडियम के 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी उसके आगे 2 प्रीफिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है। आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। किस तरह के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से उनको डिस्टिंग्विश किया गया है। अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, let us study the different types of reactions one by one। अब सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नेम से ही आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर वेरी यूजफुल इन सिंथेसाइजिंग वेरियस केमिकल्स। केमिकल्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ये रिएक्शंस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यील्ड्स वाटर। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को मिला के क्या बनता है, वाटर बनता है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस यील्ड अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी तो वो क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। नेक्स्ट आ गई है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेम से पता लग रहा है कंबाइन, जिसमें कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये कंबाइन होकर बनती है और ये इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अ केमिकल रिएक्शन in which more than one product is obtained from a single reactant। मतलब कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो इसमें क्या था, क्या है, आपके एक रिएक्टेंट से, सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कि ब्रेक डाउन, यहां पर ब्रेक डाउन होता है और यहां पर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कंबाइन होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर। वाटर को यहां पर ब्रेक डाउन किया जाएगा कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस यहां पर अलग हो गई। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइमस्टोन डीकंपोजेस इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लाइमस्टोन से क्या बनेगा, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नेम से ही पता लग रही है, ये क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड। अब जैसे ये कंपाउंड है, यहां पर देखिए
अब ये एलिमेंट क्या करेगा, इस कंपाउंड में जाकर इसे डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है मिक्स किया गया है, तो कॉपर की जगह आयरन ले लेगा यहाँ पर एंड कॉपर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसने डिस्प्लेस कर दिया इसका स्पेस, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। आपको कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स बीकर में लेने हैं। डिसॉल्व देम इन 50 ml ऑफ वाटर, और उनको 50 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना है। अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा आपको। पुट एन आयरन नेल इन द सॉल्यूशन। अब उसमें आपको आयरन नेल डालनी है एंड कीप इट देयर फॉर 5 to 10 मिनट। अब उस सॉल्यूशन के अंदर आपको आयरन नेल मतलब लोहे की कील डाल देनी है और उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर बना था सॉल्यूशन का वो चेंज हो गया है लाइट ग्रीन कलर में, एंड अ ब्राउन कोटिंग अपीयर्स ऑन द आयरन नेल, और ब्राउन कोटिंग दिखाई दे रही है आयरन नेल मतलब कील के ऊपर आपको ब्राउन कोटिंग दिखाई दे रही है। दिस हैपन बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बिकॉज कॉपर सल्फेट से क्या किया है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वहां पर आयरन आ गया है, एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कॉपर डिपॉजिट्स एज अ ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, और कॉपर डिपॉजिट हो गया है आयरन नेल के ऊपर, जो कि ब्राउन कोटिंग आपको वहां पर दिखाई दे रही है। तो एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, यहाँ पे आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को, कहां से, कॉपर सल्फेट में से। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। नेक्स्ट आ गई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे नेम से ही पता लग रही है, ये न्यूट्रलाइज कर देती है। एक होता है आपका एसिड, एक होता है बेस, तो दोनों को ये न्यूट्रलाइज करके क्या बना देती है, सॉल्ट एंड वाटर बना देती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होती है नेचर में और ये बेसिक होती है नेचर में, ये बेस होता है। ये सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और वाटर, तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी, एक एसिड है इसमें, एक बेस है, तो उसकी रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट मिल जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा। सेकंड रिएक्शन जो आपको दिखा रखी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक होता है नेचर में, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिडिक होती है नेचर में। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है एंड वाटर। तो यहां पर हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि कंबाइन होकर जो है वो प्रोडक्ट बना रहे थे, मतलब कि दो रिएक्टेंट्स, यहां पर दो रिएक्टेंट मिलकर और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब कि कंबाइन होकर। डीकंपोजिशन में क्या था, जब आपका एक जो रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उसे डीकंपोजिशन, मतलब कि ब्रेक हो रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब कि एक रिएक्टेंट यहां पर दो प्रोडक्ट बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना रहे थे, तो उससे जस्ट ऑपोजिट है ये। यहां पर एक रिएक्टेंट जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है जगह को कंपाउंड के अंदर। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दे रखा है, यहां पर ये एलिमेंट है, ये क्या करेगा, आयरन यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, कहां पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो इसने इसकी जगह ले ली और कॉपर यहां पर डिटैच हो गया, तो यहां पर ये बन गया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उसे न्यूट्रलाइज करके उसके प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये चार टाइप की रिएक्शंस थी आपकी। स्टूडेंट ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।